हेलो भी, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 हिस्ट्री का। तो चैप्टर का नाम है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में। हम लोग समझते हैं कि ये यूरोप क्या होता है। तो यूरोप एक बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है। जैसे कि हमें पता है कि दुनिया में बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं सात, तो उनमें से एक कॉन्टिनेंट आता है यूरोप, जिसमें हम लोग बात करें लंदन वगैरह या फिर दूसरे शहर, या फिर हम लोग बातें कंट्रीज आती हैं जैसे कि पेरिस सुना होगा आप लोगों ने। पेरिस हुआ हमारा, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे आती हैं जो। तो वहीं उसी की हम लोग बात करें कि वहाँ पे नेशनलिज्म की उदय कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी इंडिया में भी अगर देखें तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे नेता वगैरह चुने जाते हैं। हम लोग अब खुद के नेता खुद चुनते हैं, पर हमेशा से ऐसा सिस्टम नहीं था। हमेशा से कैसा सिस्टम था, पहले से स्टार्टिंग समय से हमें देखने को मोनार्की मिल रही थी हमें, कि एक राजा का राज चलता था और वही देश के लिए सारे कानून संविधान सब कुछ चलाता था। तो यही सब हम हमेशा सदियों से देखते आ रहे थे। और 18 सेंचुरी या 17 सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और उस समय उससे पहले भी वहाँ पे हम लोग बात करें, चर्चेस और मोनार्की दोनों चलती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टार्टिंग से देखते थे कि जो चर्चेस थे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। तो ये सब देखा हमने। तो ये जो आज का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ अपने बारे में। तो मैं पूरा ये चैप्टर निपटाने वाला हूँ, और ये 2-3 चैप्टर, मतलब ये वाला चैप्टर 2-3 वीडियो में बन पाएगा, क्योंकि छोटा वाला ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, तो इस वजह से मैं काफ़ी देर लग जाएगी। इस वजह से मैं धीमे-धीमे करके ये पूरा चैप्टर निपटा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनलिज्म का मतलब, पहले मैं ये नेशनलिज्म का मतलब समझा दूं। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद उसका मतलब होता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे खुद लोग अपने नेता को चुने, और एक तरीके से डेमोक्रेसी का आइडिया आ जाएगा पूरी तरीके से। आजकल हम लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में डेमोक्रेसी फेमस पॉपुलर इसलिए चल रही है क्योंकि नेशनलिस्टिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा राइज कर गए थे 17 और 18 सेंचुरी के अंदर। यानी कि 200-300 सालों में हमने जो फेस का टर्न लिया, वो पिछले हज़ारों सालों में कभी नहीं लिया। पर 200 सालों के बीच में अंतराल में इतना ज़्यादा टर्नओवर हुआ है हर चीज़ों में। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, पूरे दुनिया भर का नक्शा काया-पलट हो गया 2-300 सालों के अंतराल में। क्योंकि 17 सेंचुरी से ही हमारे फ्रांस, जैसे कि आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो फ्रांस से ही स्टार्ट हुआ था, फिर धीमे-धीमे रशिया में फैला, इटली में फैला, और धीमे-धीमे करके वर्ल्ड में पूरे में फैलता गया। नेशनलिज़्म का असर हमें ऐसे देखने को मिला। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, हमें ये पेंटिंग दिख रही है, तो इस पेंटिंग के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, 1848 में फेडरिक सोरियो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने मतलब क्या बनवाई, 4 पेंटिंग तैयार करवाई, जो कि उनका ख्वाब था कि वो दुनिया को कैसा देखना चाहते थे। तो वो कैसा देखना चाहते थे, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक देखना चाहते थे। यानी कि पूरी दुनिया कैसी हो, डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। हम लोग इस मतलब को समझते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा रूल करना, यानी कि लोगों का शासन चलना। यानी कि लोग अपने नेता को चुने और बस वो राज करें। ऐसा ना हो कोई राजा आए और वो उन पर राज करने लगे। और सोशल का मतलब पता है हमें, न्याय वगैरह सोशल वगैरह होता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मोनार्क यानी कि राजा का शासन नहीं चलता हो। तो ऐसा उन्होंने विजुअलाइज किया था अपने ड्रीम्स में। तो उसी को लेकर इन्होंने क्या बनाई थी, इन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी, और उनमें से पहली पेंटिंग आप लोगों को ये फिगर ऊपर दिख रही होगी। यहाँ पे ये पेंटिंग में अगर आप लोग गौर से देखिए, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े-बड़े क्राउन, यानी कि ये क्या शो करता है कि जो राजाओं का जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है। अब लोग अपने लीडर्स को खुद चुनेंगे। ये प्रेज़ेंट ये कर रही है, यानी कि डेमोक्रेसी को रिप्रेज़ेंट कर रही है ये चैप्टर। ये आई मीन ये प्रिंट उनका। और हम लोग बात करें एज ही कॉल्ड दम, तो ये इनका क्या था, ड्रीम था। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यानी कि इसमें जो पहली पेंटिंग है, इसमें आप लोगों को जो लोग दिख रहे होंगे, ये लोग जा रहे हैं, तो ये लोग हैं कहाँ के, ये लोग हैं यूरोप के और अमेरिका के। मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल द एजेस एंड सोशल क्लासेस, यानी कि आदमी और औरतें सभी एज ग्रुप की, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, बस मार्चिंग कर रहे हैं। मार्चिंग मतलब क्या होता है, मार्चिंग का मतलब आप लोग आर्मी से रिलेट कर सकते हैं। यानी कि जो आर्मी क्या करती है, मार्च करती है अपने मतलब पैरों के द्वारा चल के जाती है। जब मार्च करते हैं लेफ्ट राइट, तो आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें आप लोगों ने मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू लिबर्टी एज दे पास्ड बाई इट।
तो जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक लंबी सी कतार में मार्च करते हुए जा रहे हैं, मतलब अपने पैरों के बल पर। तो और लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कि लोग मार्च कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेन में एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यानी कि होमेज मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जब उसके पास से गुजर रहे हैं। एस यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाई लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। यानी कि इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप लोगों को जो लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आज़ादी एक तरीके से कहा जाए तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के जो लोग थे, यानी कि आर्टिस्ट थे, वो पर्सोनिफिकेशन यानी कि एक आज़ादी का एक आइडिया है, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को इन्होंने एक फीमेल फिगर का रूप दे दिया है। तो वो पर्सोनिफिकेशन आप लोग क्लास 12th में आएँगे तो आप लोगों को जब पोएटिक डिवाइसेस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें होते हैं पर्सोनिफिकेशन वगैरह। तो ये क्या है, लिबर्टी एक फीमेल फिगर है जो आपकी आप लोग देख रहे थे जिन्हें रिस्पेक्ट कर रहे थे। तो ये क्या है, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। और क्या हो रहा है, फीमेल फिगर हियर यू रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। यानी कि यहाँ पे हमें टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट दिख रही है, यानी कि ज्ञान की रोशनी दिख रही है यहाँ पे। एनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान की रोशनी। सी wore a one hand and the charter of the rights of the man in the other. On the earth, in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions। तो उस लाइन का मतलब क्या था, हम लोग देखें तो उसमें बस इतना ही कहा गया था कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, यानी कि ज्ञान की रोशनी है, और दूसरी तरफ ये मैन ऑफ चार्टर, यानी कि ये क्या है, चार्टर है। इसमें इंसानों के राइट्स लिखे हुए हैं कि आपके पास राइट टू फ्रीडम है, अलग अलग राइट है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वैसे ही वहाँ पे राइट्स वगैरह, यहाँ पे ये टॉर्च दे दी, वहाँ पे राइट्स वगैरह दे दिए। और आगे क्या लिखा था कि धरती पर क्या पड़े हुए हैं, धरती पर डले हुए हैं वहाँ के जो हम लोग बात करें एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन थे, जो खुद को अपने आप को मोनार्क राजा वगैरह कहते थे, तो उनके सिंबल्स डले हुए हैं। यानी कि अब राजाशाही का समय खत्म हो गया है, यानी कि मोनार्की का खत्म हो चुका है। और यहाँ पे नीचे आप लोगों को ये डले हुए दिखे हुए रहेंगे, मैंने आपको अभी हाल बताया था कि क्राउन वगैरह, और ये एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि हम लोग बात करें कि जो राजा वगैरह होते हैं उनका सिंबल डले हुए थे, यानी कि राजाशाही की तबाही होगी और अब लोग रिपब्लिक या डेमोक्रेसी को बिलीव करेंगे। तो ये आइडिया था किसका, जो हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम फ्रेडरिक सोर्ग्यू था, उनका ये सपना था कि दुनिया कैसी बन जाए, डेमोक्रेटिक बन जाए। और आज के समय पे हम लोग देखते भी होंगे, चाहे जितनी बड़ी हुई डेमोक्रेटिक या सॉरी डेमोक्रेटिक तो नहीं, हम लोग बात करें कितनी भी कंजर्वेटिव, या फिर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, या फिर हम लोग इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्टेटर कंट्री भी हो, तो वो जैसे कि आप लोगों ने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा, तो वो अपने भले ही वो डिक्टेटर हों, पर खुद को दिखाते कैसे हैं, वो खुद को डेमोक्रेटिक दिखाते हैं। आप लोगों ने किंग जॉन उनका नाम सुना होगा, तो वो खुद को डेमोक्रेटिक बताते हैं, उनका नाम ही हमें पता होगा। तो ये सारा सीन चल रहा था। इन सर्गियोस in Sergio's यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड इन डिस्टिंक्ट नेशन। यानी कि जो हमारे सरयू थे, इनका यूटोपिया का जो विजन था, इसमें लोग क्या थे, लोग ग्रुप्ड थे अलग अलग नेशंस में, आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। यानी कि अब जैसे कि हम लोग आज के समय पर देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग लोग राजाओं के नाम पे नहीं जाने जाते हैं, वो अपने अलग अलग नेशंस के नाम पे जाने जाते हैं, या फिर उनके सब हमें पता है कि सब कंट्रीज के पास नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं। तो इस पेंटिंग में भी हमें दिख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के सिंबल्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये अपने झंडे लेके जा रहे हैं अपनी कंट्री के, तो इनकी आइडेंटिटी है, ये नेशनल नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पाथ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट फ्रांस। तो इस लाइन का मतलब क्या था कि हम लोग देख रहे थे कि जो मैंने पहले ही बताया था कि जो मतलब जो अपने सरगियो थे, इन्होंने विज़न किया था यूटोपिया कि यहाँ पे लोग अलग-अलग ग्रुप्स में बँट जाएँगे और अपनी कंट्री के नाम से नेशंस के नाम से जाने जाएँगे, और जो उसके लीडिंग द प्रोसेशन, यानी कि कतार के जो स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे होंगे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अमेरिका वगैरह है हमारा, या फिर फ्रांस वगैरह है, तो ये लोग पहले ही इस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि ये लोग पहले ही नेशन बन चुके हैं, मतलब ये खुद इनको लिबर्टी मिल चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट आया, फिर स्विट्जरलैंड आया, उसके बाद
फ्रांस हुआ, फिर हम लोग बात करें इसके बाद दूसरी कंट्रीज़ आई जैसे कि जर्मनी वगैरह हुई, तो इसके बाद धीमे-धीमे अलग-अलग कंट्रीज़ आती गईं और इस लाइन में आगे लगती गईं। तो आइडेंटिफाई व्हाई द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू, शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी। तो बस बाद में वही हमसे कहा जा रहा है कि बाद में जर्मनी के पीपल भी आ जाएँगे, यानी कि लाइन से हमको दिखाया जा रहा है कि कौन-कौन पहले क्रॉस कर चुका है। जैसे कि जो जिसने पहले लिबर्टी को पा लिया, जिसने पहले मोनार्कशिप को हटा दिया और अपने देश में डेमोक्रेसी ले आए, उनके बारे में बताया जा रहा है कि लाइन में कौन पहले आया, कौन बाद में आया। यही है कि वहाँ पे फिर उन लोगों के बाद में जर्मनी आया, बियरिंग द ब्लैक एंड रेड गोल्डन फ्लैग। Interestingly, at that time when Sergio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. जब सर्गियो ने ये इमेज बनाई थी तो उस समय पर जो जर्मन पीपल्स थे वो यूनाइटेड नेशन थे ही नहीं, पहली बात तो यानी कि एक इकट्ठा साम्राज्य नहीं था। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी, hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into nation state under a democratic constitution। यानी कि इसमें कहा ये जा रहा है कि जो वो लोग जो लोग मतलब जो लोग फ्लैग को लेके जा रहे हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या लिबर्टी होप्स अपनी आशाओं को लेकर जा रहे हैं 1848 में। और वो जो अलग जर्मन स्पीकिंग पर्सनैलिटीज हैं वो मतलब इकट्ठा करना चाहते हैं अपने आप को डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और एक तरीके अच्छी तरीके से मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ कि उस समय पर जब ये जो सर्गियो ने पेंटिंग बनाई थी, उस समय पर जर्मनी नाम की कोई जगह थी नहीं थी और जो लोग झंडा लेके जा रहे थे, वो केवल और केवल रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि जो जर्मन स्पीकिंग पीपल है, वो इकट्ठे हो जाएँ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि आप लोगों को पेंटिंग में देखा भी होगा। तो आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी हो जाएगा। कहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, मैं वहाँ पे मार्क बना दूँ, जिससे कि अगली बार पहचानने में कोई देरी ना हो। तो हमने कहाँ तक निपटा लिया था? पर्सनैलिटीज़ के बाद हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तक निपटा लिया था हमने। तो अगले वीडियो में हम लोग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आगे समझेंगे अपने चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद।